नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, जो लगातार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको लेकर आपके सामने सीरीज़ के रूप में लेकर आएंगे, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को व्याख्या सहित डील करने का प्रयास करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और व्याख्या सहित प्रश्न को समझिए। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। हम इन प्रश्नों को कुछ खंडों में बांटे हुए हैं। उस खंडों के अनुसार दो दो तीन तीन प्रश्न हम उठाते जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला खंड जो है, अर्थव्यवस्था के प्रकार और उसके क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न बोलता है, बंद अर्थव्यवस्था, जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। कथन और कूट वाले प्रश्न वर्तमान समय में बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था, पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है, पहला जो कथन है, ऐसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान होते हैं बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इसमें विदेशी निवेश और बाहरी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। देखो, अगर मैं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाहर से आयात निर्यात जो होता है वो प्रतिबंधित होते हैं। मतलब ना हम बाहर से कुछ खरीद पाते हैं और ना ही हम यहाँ की जो वस्तुएं हैं उसको बाहर बेच पाते हैं। तो इसमें जो पहला सेकंड कथन जो बोल रहा है, जिसमें विदेशी निवेश और बाहरी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। बंद अर्थव्यवस्था में ये सब प्रतिबंधित होता है। पहला कथन क्या बोल रहा था, इसको आप थोड़ा गौर से समझिए। थोड़ा सा गहरा प्रश्न कथन बोल रहा है यहाँ पर। ऐसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और जीएनपी समान होते हैं। अब देखो, जीडीपी किसको बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो हमारे सीमा के अंदर में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन सब चीज़ों को मिलाकर बनता है जीडीपी, ठीक है। और जीएनपी कहाँ से बनता है? जो हमारा नेशनल मतलब हमारी जो नागरिकता, नेशनैलिटी वाले जो लोग बाहर हो चाहे अंदर हो, इन लोग कहीं से भी अगर कमा के हमारे देश में भेज रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीएनपी के तहत वो शामिल होता है। तो जब हमारा बाहर का जो है क्लोज्ड इकोनॉमी में बाहर का आना और यहाँ का जाना सब प्रतिबंधित होगा, तो कह सकते हैं कि जीडीपी जो है वो जीएनपी के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमने जीडीपी और जीएनपी को एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सही कथन के बारे में पूछा है, ठीक है, संदर्भ सही कथन के बारे में पूछा है, तो दोनों कथन क्या होंगे? सही होंगे, ठीक है। बंद इकोनॉमी में आयात निर्यात भी प्रतिबंधित होता है और जीडीपी और जीएनपी दोनों समान होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप यहाँ पर। बंद अर्थव्यवस्था वो है जिसमें बाहरी देशों के साथ कोई व्यापार संबंधित नहीं होता और इसमें आयात और निर्यात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शून्य होता है। वही है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है या जो भी निवेश आ रहा है, वो बिल्कुल शून्य है। इसीलिए जीडीपी और जीएनपी का मान बराबर होता है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में रेड कॉलर किस जॉब को संदर्भित करता है? रेड कॉलर जॉब किसे बोलते हैं, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर का मतलब है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब आप क्या समझते हैं? जहाँ कृषि, खनन, ऐसी गतिविधियाँ जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो रेड कॉलर किसको बोलेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है निर्माण कार्य में लगे कुशल श्रमिक, ठीक है। कुशल श्रमिक बोल दिया मतलब कुशलता वाला आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बाहरी गतिविधियों में संलग्न श्रमिक, जैसे कृषि और खनन। और प्राथमिक सेक्टर किससे जुड़ता है? इससे जुड़ता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ प्रकृति पर निर्भर होते हैं, घर से बाहर कार्य करते हैं, इसीलिए लगे श्रमिकों को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था में बोला, ठीक है, याद रखना। विकसित अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किसका प्रतिशत होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्था, हमारा जो है विकासशील है, आपको पता है विकासशील है, इसीलिए हमारा जो अधिकतर जो निर्भरता है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र पर है, कृषि क्षेत्र पर है, ठीक है। हालांकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, लेकिन निर्भरता तो इसी पर है, ठीक है। और विकसित जो देश होते हैं उसमें सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भरता होती है, ठीक है। इसमें होती है सेवा क्षेत्र पर होती है। जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है, उसकी निर्भरता कृषि से हटकर सेवाओं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, आईटी सेक्टर, इन सब में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होती है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र पर निर्भर होती है, और जो विकासशील है या अल्प विकसित देश है उसमें प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता होती है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा खंड है जिसमें हम कुछ प्रश्न उठाएंगे। दूसरा जो खंड है वो राष्ट्रीय आय और गणना से संबंधित होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, देखो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल इनकम बोलते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट से प्राप्त
करने का सही सूत्र क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो देखो हम जब जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जीएनपी और जीडीपी का कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो, कि जब हम जीडीपी से क्या करते हैं, मूल्यह्रास जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसको माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, एनडीपी आता है। क्या आता है, एनडीपी आता है। उसी तरीके से जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो जो निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब देखिए हमको क्या बताना है, एनएनपी बताना है, तो जीएनपी में से आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन का है, ऑप्शन बी पर है। तो ये क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। देखो जब हम राष्ट्रीय जीएनपी में से मशीनों और संपत्ति की गिरावट जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं माइनस करते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय निकलता है, यही व्याख्या है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ऐसे लिखते हैं इसको, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मतलब क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर आपको पता होगा और अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। एक अभी हाल ही में किसी प्रश्न परीक्षा में ये पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की तकनीकी भाषा में साधन लागत पर मतलब फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलो छठवां प्रश्न क्या बोलता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष बेस ईयर क्या है, वर्तमान में बोला है। ठीक है, वर्तमान में बेस ईयर क्या है, तो ऑप्शन है 2004-05, 2011-12, 2017-18 और 2098 और 99। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे पास 2011 और 12 को बेस ईयर मान के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। याद रखना अभी हाल ही में फरवरी 2026 में, ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बेस ईयर जो होगा आगे चल के, अभी तो हम लोग अभी 2011-12 को ही मान के चल रहे हैं, इसके बाद आगे जो होगा वो बेस ईयर 2022-23 को आधार मानकर या इसी को आधार वर्ष मानकर क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। ये अभी अभी घोषणा हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और प्रश्न में आपको ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, तो आप अभी इसको मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार ने किसे नया आधार वर्ष माना है, तो याद रखिएगा 2022 और 23 को ही नया आधार वर्ष गवर्नमेंट ने माना है। ठीक है, अभी 2011-12 के हिसाब से हो रहा है, आगे चल के 22 और 23 के हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए इसकी गणना जो है या जिसका जो सजेशन है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकीय मुख्यालय ऑफिस कहते हैं, वही इसकी गणना के लिए करता है। वर्तमान में 2011 और 12 मान के किया जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हम उठाएंगे खंड 3 जिसको मुद्रास्फीति और बैंकिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है रेपो रेट, रेपो रेट में वृद्धि का बाजार पर क्या नियंत्रण पड़ता है। हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें विस्तृत चर्चा की गई है, आप वो चाहें तो वो देख सकते हैं। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म बैंक द्वारा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, उनको ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा किसको ऋण दिया जाता है, बैंकों को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या इसी को अभी हम चलती भाषा में यहाँ पर बैंक लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। तो रेपो रेट वृद्धि बोल रहा है, अगर रेपो रेट बढ़ा दिए मतलब अपना जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या असर पड़ेगा ये बोल रहा है। देखो तो पहला ऑप्शन बोल रहा है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। भाई कोई महंगा ऋण दे रहा है आपको तो आप लेना चाहेंगे क्या, नहीं लेना चाहेंगे, तो मुद्रा की आपूर्ति क्यों बढ़ेगी, बैंक लेना ही क्या कर देंगे, कर्जा लेना थोड़ा कम कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। जब मैंने बता दिया कि रेपो रेट बढ़ने पर कर्ज महंगा हो जाता है तो सस्ता क्यों होगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है, ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आप देख सकते हो, उसके बाद उस पर आप डिसीजन लेंगे। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, जब ऋण क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे क्या, खरीदने की जो उनकी सीमा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब सस्ता होगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, लेकिन जब ऋण ही सस्ता नहीं रहेगा तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, तो क्रय शक्ति
नहीं होगी। तो ये सी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जब भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना रहता है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, मतलब मार्केट में जो पैसे के फ्लो है उसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, वही यहाँ व्याख्या में लिखा हुआ है। रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए कोष क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों के लिए ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे बाजार में नकदी कम होती है और महंगाई घटती है। तो रेपो रेट जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक साधन है। ठीक है, आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, फिलिप कर्व। फिलिप कर्व किन दो चरों के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है। फिलिप कर्व किन दो चरों के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है, मतलब किन दो चीज़ हैं उसके बारे में विपरीत बोलता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सही बात है, नहीं पढ़ा होगा तो समझिए। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंध दिखाता है कौन, फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या बोलता है कि जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सली रिलेशन होता है। ये जो बोलता है, ये कौन बोलता है, फिलिप कर्व बोलता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा गड़ा दी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा रहेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में जो विपरीत संबंध कौन दिखाता है, फिलिप कर्व दिखाता है। तो ऑप्शन क्या आया, बी। ठीक, देखो फिलिप कर्व के अनुसार मुद्रास्फीति बढ़ती है तो अल्पकाल में बेरोजगारी की दर कम होती है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 9, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई कितने रुपए अपने पास रखता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिनिमम रिजर्व प्रणाली आरबीआई को एक पैसा, जो एक सीमा है पैसे की, उसको अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है किसी भी आपात स्थिति को देखते हुए, इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, तो आरबीआई 200 करोड़ रुपए हमेशा अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, 1957 में लागू इस प्रणाली के तहत आरबीआई 200 करोड़ रुपए अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता है। ये अनिवार्य होता है। ठीक है, आरबीआई के लिए। अब चौथा खंड जो है कर प्रणाली और वित्त से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट जिसको देना है उस पर आरोपित ना होकर एक क्रम में किसी दूसरे पर, मतलब जो कराधान और कराभार बोलते हैं उस पर ये होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मतलब सीधा सीधा जिस पर लगना चाहिए उस पर ना लग के किसी और पे लगता है, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि 2016 से हमारे यहाँ जीएसटी का प्रावधान लागू है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जीएसटी क्या है, एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाता है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। जबकि आयकर जो है वो सीधे व्यक्ति की आय पर लगता है, इसीलिए डायरेक्ट कर है। ठीक है, आयकर इसीलिए आदमी जो आय कमाता है उसको खुद भरना पड़ता है, जबकि जीएसटी लास्ट आदमी, जैसे हम लोग जो कंपनी बनाया है वो जीएसटी नहीं भरता, कुछ प्रोडक्ट जो कंपनी बनाया है वो नहीं भरेगा, बल्कि आप उपभोग कर रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। चलो, लॉफेयर कर, लॉफेयर कर वो क्या है या क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो लॉफेयर जो कर है ये क्या दिखाता है, लॉफेयर कर का एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है कि कर की दर, कर कलेक्शन या कर संग्रह और कर की दर एक समय तक क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे जैसे कर का संग्रह दर बढ़ता है वैसे वैसे उसका संग्रह बढ़ने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा उसका कर बढ़ा देंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, फिर कर चोरी करना चालू कर देंगे। तो यही है कि दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो कर संग्रह कम होने लगेगा। ठीक है, दर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लोग कर संग्रह को जो है वो उसमें क्षति पहुंचेगी, कर चोरी करना चालू कर देंगे, तो कर संग्रह कम हो जाएगा। ठीक है, तो लाफेर जो है ये कर की दर और प्राप्त होने वाले राजस्व के बीच संबंध बताता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। व्याख्या देखिए, यह वक्र बताता है कि एक निश्चित बिंदु के बाद कर की दर बढ़ाने पर सरकार का जो कर राजस्व है वो घटने लगता है। ठीक है, लोग कर चोरी करने लगते हैं। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन देखो, भारत में राजकोषीय नीति, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। ठीक है, तो कोई भी देश, यानी विशेष करके हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बोलें तो दो तरह की नीतियाँ होती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मौद्रिक पॉलिसी, जिसको मॉनेटरी नीति बोलते हैं, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी जो है ये केंद्र सरकार, विशेष करके वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार का जो
वित्त मंत्रालय होता है, ये बनाता है। और जो मौद्रिक नीति है वो देश का जो सुप्रीम बैंक होता है, जो सर्वोच्च बैंक होता है, वो बनाता है। हमारे यहाँ आरबीआई बनाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है? राजकोषीय नीति पूछा है, तो राजकोषीय नीति कौन बनाएगा? वित्त मंत्रालय बनाएगा। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, जबकि राजकोषीय नीति, आय व्यय बजट आदि कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। चलो 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं और विकास। अभी हमने हाल ही में पंचवर्षीय योजनाओं पर एक अच्छे से वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हेराल्ड डोमार मॉडल के बारे में पूछा गया है। 1 मिनट, यहाँ कलर थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, ये यहाँ कुछ दिखा क्या? सॉरी, ये हेराल्ड डोमार मॉडल के बारे में पूछ रहा है। रुको, हेराल्ड डोमार मॉडल के पर कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी पूछ रहा है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजनाएं थी वो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी, जो क्या थी? कृषि पर केंद्रित थी, कृषि पर केंद्रित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस बोलते हैं, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 कृषि पर आधारित थी, इसी को हेराल्ड डोमार मॉडल कहते हैं। दूसरा मतलब 14वां क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ये लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया था। इस समय क्या थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक, 1974 से 78 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 74 से 78 चला। 4 वर्ष के बाद ही इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया, क्योंकि 78 में जनता दल की सरकार आ गई थी, जनता दल की सरकार आ गई थी, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया था। ठीक है, तो इसकी गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर मुख्य जोर दिया गया, और गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। चलिए 15वां क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग हम सुनते हैं ना, 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था, पूर्व में जिसको योजना आयोग कहते थे, उसको बदल करके या उसके नाम में परिवर्तित करके या उसकी संरचना में परिवर्तित करके नीति आयोग के रूप में एक नई संस्था बनाई गई, तो 1 जनवरी 2015 से कार्य लागू है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से योजनाओं के स्थान पर बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 6वां खंड स्टॉक और समितियों से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में सॉरी, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये तो मेरे मुंह से निकल ही गया कि स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ठीक है, बुल और बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। देखो, बुल किसको बोलते हैं? वे निवेशक जो बाजार बढ़ने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, कि जो जैसे मान लो ये बाजार का ग्राफ है, ये ऊपर जाएगा, ये जो सोचते हैं वो बुल हैं, और जो नीचे जाएगा सोचते हैं, मतलब जो ये रेखा है इसे नीचे जाएगा उसको बोलते हैं क्या? बियर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं? बियर बोलते हैं, ऊपर वाले को बुल बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा आप। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हन समिति, यहाँ तो वैसे आंसर दिख गया आपको। नरसिम्हन समिति किस क्षेत्र से सुधार से संबंधित है? तो जो नरसिम्हन समिति है वो बैंकिंग से संबंधित है। ये 1991 और 98 में गठित किया गया था, पहले 91 में, फिर दूसरा इस चीज़ का जो वर्जन है वो 98 में गठित किया गया था। ये समितियों ने बैंकिंग में सुधार संबंधित बहुत सारे सुझाव दिए थे। ठीक है, तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार। 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं? जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब अगर एक काम को, मान लो एक काम है, इसको 10 लोग कर रहे हैं और इसी काम को फिर 18 लोग कर रहे हैं, तो भाई जब 10 लोग इस काम को कर सकते थे तो 8 लोग एक्स्ट्रा करने का क्या मतलब? ठीक है, तो ये जो 8 लोगों हैं इनकी उत्पादकता क्या हो गई? शून्य हो गई। तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि गाँव क्षेत्र में आप देखे होंगे कि घर के पूरी फैमिली की फैमिली कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, जबकि उस काम को 2 लोग कर सकते हैं। अब 5 लोग हैं तो पाँचों के पाँचों कृषि कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी जो सीमांत उत्पादकता है कम हो जाती है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसमें पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग काम करने लगते हैं किसी में, कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? चलिए, गिफन गुड्स जिसको क्या बोलते हैं? गिफन वस्तुएं वे वस्तुएं होती जिनकी मांग, ऑप्शन ए कीमत बढ़ने पर घटती है, ऑप्शन बी कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, आय बढ़ने पर स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सामान्य जो नियम है
मांग और पूर्ति का, वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती है। लेकिन जो गिफेन गुड है, ये इसको बोलते हैं विलासिता वाले वस्तु, विलासिता वाले वस्तु। देखोगे जैसे आईफोन एक विलासिता वाला वस्तु है मान लो, तो अगर उसका रेट जैसे बढ़ता है तो लोगों में उसको लेने का क्रेज़ और बढ़ता है, क्योंकि शो ऑफ वाली वस्तुएं, विलासिता वाली वस्तुएं। तो इसीलिए जो गिफेन गुड है आय बढ़ने पर क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है, सॉरी, मांग बढ़ने पर उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ती है। मांग बढ़ा तो वो कीमत को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, मांग बढ़ा तो कीमत को और बढ़ा देते हैं। तो यही है, यह मांग के नियम का अपवाद है। मांग का नियम जो मैंने ये बताया, ये मांग का नियम है, तो इसका अपवाद है कौन, गिफेन वस्तु। घटिया किस्म की वस्तुओं के मामले में कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपभोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो एंजल का नियम देखो। एंजल का नियम किससे संबंधित है, तो एंजल का जो नियम है ये उपभोग व्यय और आय से संबंधित बताता है। उपभोग व्यय और आय से संबंधित, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, भोजन पर होने वाले खर्च की प्रतिशत अनुपात घटता है। ठीक है, जैसे आय बहुत बढ़ गया लोगों का, आय आय बहुत बढ़ रहा है, तो अब वो क्या करेंगे, केवल खाने पर फोकस ना करके क्या करेंगे, स्थिर पूंजी, कुछ स्थिर पूंजी खरीदने लगेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग करेंगे, कार वार खरीदेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उपभोग व्यय और आय पर संबंधित बताता है कि उपभोग का पैटर्न कैसे चेंज होता है। तो आय जब बढ़ता है तो आदमी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें कम खर्चा करता है और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा खर्च करने लगता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन करने पर क्या क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, मतलब क्या उद्देश्य होता है उसके पीछे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है कि देखो, अवमूल्यन होना, अवमूल्यन किया जाता है ना, याद रखना, अवमूल्यन किया जाता है मतलब इसको जबरदस्ती किया जाता है। जबकि एक होता है मुद्रा हार्श, वैल्यू डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, मुद्रा हार्श को वैल्यू डेप्रिसिएशन बोलते हैं और इसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो वैल्यू डेप्रिसिएशन ये कहा था मार्केट के अनुसार होता है, इसमें भी मुद्रा का वैल्यू कम होता है, इसमें भी मुद्रा का वैल्यू कम होता है, लेकिन ये मार्केट के अनुरूप हुआ है और इसको ज़बरदस्ती किया गया है। तो कोई ज़बरदस्ती क्यों करता है, क्योंकि निर्यात बढ़ सके, निर्यात बढ़ सके। क्यों, देखो मान लो जैसे ये भारत है मान लो, और ये विदेश है मान लो, या यूएस मान लो, अभी फ़िलहाल आप, ये यूएस है, ये इंडिया है। ठीक है, अभी हम इंडिया से कोई एक प्रोडक्ट भेज रहे हैं जिसका मूल्य 50 रुपये है मान लो, इंडियन रुपये में 50 रुपये है, और डॉलर का कीमत अभी मार्केट में मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये का $1 है। तो ये $1 में दो वस्तुएं खरीद पा रहा है। ठीक है, यूएस वाला क्या है, $1 में, जिसका डॉलर का वैल्यू 100 रुपये है, यहाँ यहाँ 100 रुपये है, तो इसमें क्या कर रहा है, वो दो वस्तु खरीद पा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आया आपको। रुको मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये एक देश है, ये दूसरा देश है। ठीक, ये मान लो भारत है, ये यूएस है। भारत से अगर 100 रुपये है, $1 का वैल्यू, $1 का वैल्यू 100 रुपये है, तो इसको $1 पे करना पड़ रहा है एक वस्तु खरीदने के लिए, मतलब 100 रुपये पे करना पड़ रहा है इसको। अब ये डॉलर का वैल्यू गिला के क्या कर देगा, 50 रुपये कर दिया, तो अब इसको आधा डॉलर, मतलब अब इसको $1 में दो वस्तुएं मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, मांग और बढ़ेगा और यहाँ से निर्यात बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए पैसे को, मतलब डॉलर की तुलना में अगर हम रुपए को गिरा देते हैं तो जो बाहर के जो लोग हैं उसको ज़्यादा लेने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, इसीलिए निर्यात बढ़ावा होता है। ठीक है, देखो यहाँ से और समझिए, अवमूल्यन से विदेशी मुद्रा सस्ती हो जाती है, स्वदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा के तुलना में सस्ती हो जाती है, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए हमारे उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और निर्यात बढ़ता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने ऊपर समझाया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा क्योंकि ऐसे समझाना थोड़ा सा कठिन होता है। चलो प्रश्न क्रमांक 22 देखो, लॉरेंज वक्र क्या है। लॉरेंज वक्र जो है वो आय की असमानता दिखाता है, आय की असमानता दिखाता है। ठीक है, आय की क्या दिखाता है, असमानता दिखाता है, मतलब जितने लोग हैं उसकी तुलना में आय नहीं होता, तो ये ऐसे इसका कब बनता है,
कुछ इस तरह से उसका कर्व बनता है, ये हमने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये वक्र गिनी गुणांक किसी देश की धन और आय के वितरण की असमानता दिखाता है। तो लॉरेंज कर्व आय की असमानता दिखाता है। फिलिप कर्व के बारे में हमने ऊपर चर्चा किया था। फिलिप कर्व जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध बता रहा था, और एक लाफेर कर्व भी देखा था हमने, जो लाफेर कर्व जो आय के संग्रह के बारे में बता रहा था, ठीक है। चलो, हॉट मनी किसको बोलते हैं? हॉट मनी जो है, जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, तुरंत पलायन कर जाती है, तो विदेशी मुद्रा जो बहुत शीघ्र पलायन कर जाती है उसी को हम हॉट मनी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो एक जगह टिकती नहीं है उसको हम हॉट मनी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी विदेशी पूंजी जो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश में क्या करती है, स्थानांतरित होती है, उसको हॉट मनी बोलते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार किसे है? तो भारत में जो वित्त मंत्रालय है, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, उसको नोट और जो 1 रुपये के नोट और सिक्कों की जो ढलाई है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। 25वां आज का अंतिम प्रश्न होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखो, कृषि या उद्योग का मिश्रण, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, स्वदेशी और विदेशी निवेश का मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक मतलब सरकार का भी उत्तरदायित्व रहता है और निजी क्षेत्रों का भी सहअस्तित्व रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा, और अगर इस सीरीज़ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।